हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं फिर से आप सबके बीच में मौजूद हूँ एंड टुडे आई एम गोइंग टू कंटिन्यू द चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। इसका एक लेक्चर सेशन हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं जिसमें मैंने पेज नंबर 3 तक सारे मैटर्स को डिस्कस किया था। टुडे आई विल कंटिन्यू फ्रॉम द सेम पॉइंट। वहाँ से आगे हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के बारे में, खेती के उत्पादन और प्रबंधन के बारे में। फार्मिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है हमारे देश की, और अगर फार्मिंग नहीं होगी, खेती नहीं होगी, तो हम सब लोग भोजन कैसे करेंगे? हाउ वी विल ईट, हाउ वी विल गेट फूड, है ना? ओके, तो हम लोग उस पेज पे पहुंचते हैं जहां पर हम लोगों ने इस चैप्टर को लास्ट लेक्चर में छोड़ा था। या दिस इज़ द पॉइंट वेयर आई हैड लेफ्ट इट। ये पॉइंट है। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, व्हाट आर एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स? खेती के औजार, खेती के इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। द मेन टूल्स यूज्ड फॉर दिस पर्पस आर द प्लो, हो एंड कल्टीवेटर। तो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स की बात है, खेती के औजारों की बात है। तो पिछले चैप्टर में इस चैप्टर के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था ना कि हम लोग खेती करने की शुरुआत कैसे करते हैं। सबसे पहले हम खेत की मिट्टी को तैयार करते हैं। सो हेयर अगेन, बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज डालने से पहले, बीजारोपण करने से पहले, इट इज़ वेरी नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स। खेत में ना मिट्टी के जो ढेले होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, मोटे मोटे होते हैं। तो अगर मिट्टी कमज़ोर नहीं होगी, ढीली नहीं होगी, देन हाउ वी विल गेट बेटर यील्ड। और बेटर यील्ड के लिए, यील्ड का मतलब है कि खेती से उत्पादन ज़्यादा हो, उसके लिए मिट्टी का ढीला होना, भुरभुरा होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर मिट्टी भुरभुरी नहीं होगी तो नए बीज से पौधे ऊपर कैसे निकलेंगे, उसका नन्हा अंकुर कैसे निकलेगा। और भुरभुरी मिट्टी होगी तभी तो उसमें उस अंकुर, उस नन्हे पौधे की जड़ें ज़मीन में गहरी जाएंगी। तो मिट्टी को भुरभुरी करने के लिए वी नीड सम इंस्ट्रूमेंट्स, वी नीड सम टूल्स, एंड द टूल्स आर प्लो, हल है, हो है और कल्टीवेटर है। तो हल तो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, कुछ बच्चों ने देखा भी होगा। हल कैसा होता है? इट लुक्स लाइक दिस, ऐसा दिखता है हल, जो ट्रेडिशनल हल है, पारंपरिक हल है। जिसमें आप देख रहे हो ना, ये लकड़ी की एक बीम है, ये एक और बीम है, और यहाँ पर ये हिस्सा ज़मीन के अंदर जा रहा है जिसमें लोहे की प्लेट लगी होती है। तो यही है वो हिस्सा, ये हिस्सा जो ज़मीन के अंदर में यहाँ पे है। एंड देयर आर 2 बुलॉक्स, 2 बैल इस हल को खींच रहे हैं। एंड दिस इज़ द फार्मर, ही इज़ जस्ट ड्राइविंग द फोर्स। वो बस कमांड रखे हुए है, उसके पास समझ लो कि हल की स्टीयरिंग व्हील है कि हाँ, बैलों को खींचना है तो किस तरफ में खींचना है, सीधे चलना है, दाएं घूमना है, बाएं घूमना है। लुक्स लाइक दिस, ठीक है। सो द प्लो हैज, देयर आर पार्ट्स ऑफ द प्लो। दिस इज नोन एज बीम, बीम इज मार्क्ड हेयर, ठीक है। और इसे बोलते हैं हम लोग प्लो सॉफ्ट, और ये बोलते हैं प्लो शेयर, जो ज़मीन के अंदर में मिट्टी के ढेले निकालता है। ओके, so plow, hull, this is being used since ancient times for tilling the soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds and turning the soil। तो ये जो हल है ये बहुत ही प्राचीन काल से, बहुत पुराने समय से, इसकी कोई तारीख नहीं बताई जा सकती कि इस ईस्वी सन से इसका इस्तेमाल हुआ था। सो वी कैन से दैट इट इज़ यूज्ड बिफोर क्राइस्ट, है ना। उस समय इस्तेमाल किया जा रहा है खेत को जोतने के लिए, खेत की अंदर की मिट्टी को पलटने के लिए। और अगर खेतों में हमें फर्टिलाइज़र डालना होता है, या फिर खेतों में अगर बहुत सारा अनवांटेड प्लांट्स, वीड्स उग गया है, तो उसको भी नष्ट करने के लिए वी नीड टू टर्न द सॉइल, हल चलाना होगा। हल चलाने का मतलब है मिट्टी में जो कुछ भी है उसको उखाड़ फेंकना, मिट्टी को उलट पलट कर देना। दिस इज मेड अप ऑफ वुड एंड इट इज़ ड्रॉन बाय ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स सच एज हॉर्सेज एंड कैमल्स।
कुछ जगहों पर हो सकता है इसे घोड़े भी खींचते हों, ऊँट भी खींचते हों। हालांकि ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात नहीं है। जनरली यू विल सी दैट बुल्स आर पुलिंग द प्लो, बैल हल को खींचते हैं। सो इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लोशेयर। मैंने ड्राइंग में नीचे दिखाने की कोशिश की है कि इसमें एक लोहे का त्रिभुजाकार ट्रायंगुलर एक पोर्शन होता है जिसको प्लोशेयर बोलते हैं। आप देखो इसमें ये है ना प्लोशेयर, यही मिट्टी के अंदर में जाता है और मिट्टी को पलटता हुआ चलता है। द मेन पार्ट ऑफ द प्लो इज ए लॉन्ग लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट क्या है? इसमें ये हिस्सा है, ये हिस्सा है प्लो शाफ्ट, ये हिस्सा है प्लो शाफ्ट। ये इसका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एंड देयर इज ए हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट। उसके एक हिस्से में क्या होता है? ये हिस्सा जो है ये हैंडल है, इस हल की हैंडल ये है, और इसी के ज़रिए ये जो फार्मर है इसे कंट्रोल करता है। वो अगर बाईं तरफ में पुश करेगा तो हल दाईं तरफ में घूमेगा, अगर इसे वो दाईं तरफ में पुश करेगा तो हल बाईं तरफ में घूमेगा। सो दिस इज यूज्ड टू डायरेक्ट द प्लो। The other end is attached to a beam which is placed on the bull's necks. One pair of bulls and a man can easily operate the plow. और आप देख रहे होंगे कि ये जो है यही इसका एक हिस्सा जो है वो यहाँ पर बंधा हुआ है, ये, और ये एक बीम है लकड़ी की जिसके दोनों अलग अलग छोर जो हैं अलग अलग बैलों के कंधे पर हैं। तो बैल इस बीम को खींचता है, इस बीम से ये सैफ्ट जुड़ा हुआ है, इस प्लो सैफ्ट से ये प्लो शेयर जुड़ा हुआ है जो मिट्टी को पलटता हुआ चलता है। मैं कोशिश करूँगा कि इसमें एक छोटा सा वीडियो भी अटैच करूँ उसके डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आप रियल लाइफ में आखिर सचमुच में हल कैसे चलता है, कैसे मिट्टी पलटता है, वो देखने की कोशिश करो। हो सकता है आप में से कुछ स्टूडेंट्स कभी कभी गांव विजिट करते हों तो उन्होंने देखा भी हो, मैंने देखा है। So the indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays. तो ये पुराने ज़माने का जो ट्रेडिशनल लकड़ी वाला हल है ये आज के दिनों में लोहे के हल से रिप्लेस किया जा रहा है। सो नाउ द होल प्लो, ये पूरी की पूरी बॉडी, ये इसका बीम भी, इसका सैफ्ट भी और इसका ये प्लो शेयर, ये पूरा का पूरा हिस्सा विद द हैंडल, दिस इज मेड अप ऑफ आयरन। अब एक दूसरा इंस्ट्रूमेंट है जिसे इंग्लिश में बोलते हैं हो। इट इज़ ए सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग द सॉयल। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके ज़रिए खेतों से वीड्स को मतलब जो होता है ना खरपतवार, उसे बाहर निकालते हैं और मिट्टियों को ढीला करते हैं। It has a long rod of wood or iron. A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade. It is pulled by animals. तो ये देखो यहाँ पर ये हो का चित्र बना हुआ है, तो इसे भी जानवर खींचते हैं। इसमें भी बीम लगा हुआ है, ये इसकी हैंडल है, अच्छा, और ये इसका बेंट प्लेट है, और ये हिस्सा जो है ये ज़मीन में जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ कि इट इज़ ए मॉडिफाइड वर्जन ऑफ प्लो, ये हल का एक मॉडिफाइड वर्जन है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ नेम्ड एज कल्टीवेटर। कल्टीवेटर क्या है, कल्टीवेटर कैसे काम करता है? सो यू कैन सी द डायग्राम ऑफ कल्टीवेटर हेयर। दिस इज द ट्रैक्टर इंजन एंड दिस इज द कल्टीवेटर। आप देख रहे होगे ना, ये जो हिस्सा है जिसमें इस तरह से कांटे जैसे लगे हैं, इट इज़ लाइक ए हुक, आयरन हुक। तो ये आयरन हुक ज़मीन के अंदर जाता है और मिट्टियाँ पलटता चलता है। सो यूजिंग द कल्टीवेटर वी कैन सेव आवर लेबर एंड टाइम। हम अपना काफ़ी सारा लेबर और काफ़ी सारा समय बचा सकते हैं। सपोज करो कि गर्मी के दिन के थोड़े से दिन बचे हैं तो गर्मियों में हम लोग कौन सा क्रॉप इस्तेमाल करते हैं, कौन सी खेती करते हैं? खरीफ, है ना। बारिश आने से पहले हमें खेत तैयार करने होंगे ना,
धान की खेती करने के लिए। तो अगर हमारे पास ज़्यादा दिन नहीं बचा है तो इन दैट केस वी विल बी यूजिंग कल्टीवेटर खेत को तैयार करने के लिए। और कल्टीवेटर जो है वो ट्रैक्टर इंजन के द्वारा खींचा जाता है और ये हमारा समय बचा सकता है, मैन पावर बचा सकता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सोइंग। सोइंग का मतलब क्या है? सोइंग का मतलब है खेतों में बीज डालना। सोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स नीडेड टू बी प्रोक्योर्ड। अगर हम खेतों में बीज डालना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें बीज डालने होंगे। जैसा बीज डालेंगे वैसे ही तो फसल तैयार होगी ना। सो सोइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। सो बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी clean and healthy seeds of good variety are selected. Farmers prefer to use seeds which give high yield. तो बीज के बारे में खास बात क्या है? अगर सीड हेल्दी होगा तो उससे निकलने वाले पौधे भी हेल्दी होंगे, और अगर बीज हेल्दी नहीं है तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा बीज अगर हेल्दी नहीं है तो पौधे हेल्दी नहीं होंगे। हो सकता है कमज़ोर पौधा उगे, और अगर कमज़ोर पौधा उगेगा तो हमारे खेत का यील्ड, उसका प्रोडक्शन भी कम होगा। सो देयर इज ए सब स्टेप, सिलेक्शन ऑफ सीड्स। हाउ शुड वी सेलेक्ट सीड्स? हम बीज कैसे ढूंढेंगे? बीजों का चुनाव कैसे करेंगे? सो वन डे आई सॉ माई मदर पुट सम ग्राम सीड्स इन ए वेजल एंड pour some water on them. After a few minutes some seeds started to float on top. I wonder why some seeds float on water. तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि NCERT की किताबों में दो कैरेक्टर होते हैं ना, बूझो एंड पहेली। सो यहाँ पर पहेली जो है वो सोच रही है। वो क्या सोच रही है? वो सोच रही है कि एक दिन उसने देखा कि उसकी माँ ने कुछ चने के बीज को एक बर्तन में रखा और उसमें पानी डाल दिया, और थोड़ी देर के बाद उसने देखा कि देयर आर सम सीड्स विच आर फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, कि उसमें से कुछ बीज ऐसे हैं जो पानी की सतह पर तैर रहे हैं। तो बूझो यहाँ पर, बूझो नहीं, पहेली ये सोच रही है, परेशान है, भौचक्की हो रही है कि भाई क्या बात है कि ये जो बीज हैं, चने के बीज हैं, वो पानी की सतह पर तैर रहे हैं। सो कैन यू गेस? एनी वन ऑफ यू, आप में से कोई बच्चा बता सकता है? एनी वन कैन राइट इट इन दी कमेंट बॉक्स कि ऐसा क्या होगा कि अगर हम चने के बीज को पानी में भिगो रहे हैं तो थोड़ी देर के बाद कुछ बीज हमें पानी की सतह पर, सरफेस पर फ्लोट करते हुए नज़र आएंगे। ऐसा तब होगा बच्चों अगर वो बीज हेल्दी नहीं है, अगर वो बीज सड़ा हुआ है, उसे कीड़ों ने खा लिया है, वो अंदर से पोपला है। ओके, तो यहाँ एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.1। टेक ए बीकर एंड फिल हाफ ऑफ इट विथ वाटर, पुट ए हैंडफुल ऑफ व्हीट सीड्स एंड स्टीयर वेल एंड वेट फॉर सम टाइम। आपको एक बीकर लेना है, उसमें आधे बीकर की ऊंचाई तक में पानी भर देना है, फिर उसमें मुट्ठी भर गेहूं के बीज डालने हैं और आपको अच्छे से हिलाना है और थोड़ी देर तक इंतजार करो। उसके बाद में देखो कि क्या यहाँ पर भी गेहूं के बीज तैरते हुए नज़र आते हैं। सो आर देयर सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर? वुड दिस बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक? तो जो बीज डूब जाते हैं उनकी तुलना में ये जो बीज जो ऊपर फ्लोट कर रहे हैं ये हल्के होंगे या भारी होंगे? डेफिनेटली दे विल बी लाइटर। एंड वाई वुड दे बी लाइटर? और वो हल्के क्यों होंगे? बिकॉज दे आर हॉलो, वो अंदर से खाली हैं, दे आर डैमेज्ड, इसी वजह से। और अगर वो अंदर से खाली हैं, उनमें कुछ है नहीं, दे आर जस्ट कवर, देयर आर जस्ट स्किन लेफ्ट ओवर इट, उसके ऊपर में सिर्फ बीज का स्किन बचा हुआ है, तो वो हेल्दी सीड हो ही नहीं सकता। वी कैन से दैट इज ए डेड सीड, वो एक मरा हुआ बीज है, उससे नया पौधा जन्म नहीं लेगा। सो दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वंस। सो वी कैन से दैट दिस इज़ वेरी गुड एंड वेरी सिंपल मेथड। बहुत ही आसान तरीका है जिसके ज़रिए आप जान सकते हो कि बीज जो है वो हेल्दी है, डैमेज तो नहीं है। सो बिफोर सोइंग वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क इज़ टू नो अबाउट द टूल्स यूज्ड फॉर सोइंग सीड्स। तो इसलिए हमें जब बीजों का चुनाव कर लेते हैं तो उसके बाद हमें ये भी जानना चाहिए कि नाउ हाउ वी विल सो द सीड्स। अब हम बीजों को खेत में कैसे डालेंगे।
ठीक है। सीडिंग, खेतों में बीज डालने के लिए कौन कौन से ट्रेडिशनल टूल इस्तेमाल करते हैं। सो ट्रेडिशनल टूल, द टूल यूज ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक ए फनल। ये एक कीप की तरह से होता है। हेयर यू कैन सी दैट, आप देखो ये है ना, ये कीप, ऐसा कीप आपने देखा होगा जहाँ पर केरोसिन दिया जाता है, डीजल दिया जाता है, पेट्रोल दिया जाता है। इफ़ यू हैव टू बाय 1 लीटर 2 लीटर हाफ लीटर ऑफ केरोसिन और डीजल, द शॉपकीपर विल यूज दिस फनल। और ऐसा ही कीप आपने लेबोरेटरी में भी देखा होगा। सो द सीड्स आर फिल इनटू द फनल एंड पास डाउन थ्रू 2 or 3 पाइप्स हैविंग शार्प एंड्स। और ये जो पाइप है, एक नुकीला सा पाइप, इसके ज़रिए इसमें से थोड़ा सा बीज नीचे ज़मीन में गिरता रहता है और ये हल चल रहा है और ज़मीन के अंदर में बीज गिरते जा रहे हैं। सो दीज इन पायर्स इनटू द सॉयल एंड प्लेस सीड्स देयर। और इस तरीके से इस इंस्ट्रूमेंट से बैल हल को खींच रहे हैं और खेत के अंदर में, मिट्टी के अंदर में इस फनल के द्वारा, इस पाइप के ज़रिए हम लोग सीड डाल रहे होते हैं। Sorry to say that there is a power cut, so I will have to cut the lecture at this point. मुझे अभी ही इस लेक्चर को यहाँ पर क्लोज करना होगा। So कोई बात नहीं, we will continue the remaining part with the next lecture session. Don't worry, I will complete the chapter and I will finalize the chapter. मैं कोई भी हिस्सा बाकी छोड़ूंगा नहीं। So believe me, मुझ पर विश्वास रखो, ठीक है। मिलते हैं लेक्चर के नए सेशन में, जल्दी मिलते हैं।